Good morning, study time only. Today is 26 May 2020 और we are going to discuss the Hindu analysis। तो यहाँ पे हम द हिंदू एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। साथ में हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो रहेगी, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, उन सभी के हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो लास्ट तक आपको देखना है इसको, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है आज का, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं। तो चलिए हम फटाफट एडिटोरियल सेक्शन की ओर मूव करते हैं। देखिए, पहला जो आर्टिकल है यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पे बताया गया है लिक्विडिटी पुश, द प्रॉब्लम विद द लिक्विडिटी पुश। जो स्टिमुलस पैकेज आया है उसके कुछ कंसर्न बताए गए हैं, कुछ यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए, तो वो सारे हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इनके द्वारा ये चीज़ सारी चीज़ें प्रेजेंट की गई है। अब देखिए, ये हो गया नेगेटिव पॉइंट्स बताने वाले। फिर आता है यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पेज में अ वेल बैलेंस स्टिमुलस पैकेज। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, एक बैलेंस अप्रोच लिखने की बात की है। तो दोनों को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि दोनों को क्या अप्रोच निकल के आता है। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। अगर आप दोनों को एक तरीके से तैयार कर लेंगे, इस दोनों आर्टिकल को आप अच्छे से सुन लेंगे और इसके नोट्स बना लेंगे, जो भी नोट्स है, अगर आपको नोट्स चाहिए हैंड रिटन, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको स्टडी टाइम ओनली सर्च करना होगा उस टेलीग्राम में, और आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक बैलेंस अप्रोच तैयार हो जाएगा। कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन किसी भी प्रकार का स्टिमुलस पैकेज के ऊपर आ जाएगा, तो आप जरूर से जरूर सॉल्व कर ले जाएंगे। ये दो आर्टिकल्स को मिला के इतना प्यारा आर्टिकल्स लिखा हुआ है इसके अंदर। देन यहाँ पे देखिए, मूविंग बियॉन्ड जियो पॉलिटिक्स। यहाँ पे ये जो आर्टिकल है, बियॉन्ड जियो पॉलिटिक्स की बात की जा रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कोविड-19 के बाद से क्या होगा, कोविड-19 प्लस यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स निकल के आ रही है। यहाँ पे इंटरनेशनली चीज़ें क्या निकल के आ रही है, एक डेटा माइनिंग की बात की जा रही है, डेटा लोकलाइजेशन की बात की जा रही है, लॉ रिलेटेड टू इंक्रिप्शन कीज, इन सारी चीज़ों की यहाँ पे बात की जा रही थी। ये सारा क्या है, इन सब को मिला के हम डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है हमारे लिए। और साथ में ये देखिए, छोटा सी आर्टिकल, बैटिंग फॉर फ्री स्पीच। ये जो डिफेमेशन लॉ है, केस है, इसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल्स आया है। तो डिफेमेशन क्या होता है, फ्री स्पीच के अंदर कौन कौन से ऑब्लिगेशंस हैं, ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसका बैकग्राउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंदर कौन सी आईपीसी की सेक्शन लगती है, कौन सा क्या लगता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इन्हीं सभी आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको पीडीएफ या पीपीटी चाहिए किसी भी चीज़ों की, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर ज्वाइन द टेलीग्राम यूज स्टडी टाइम ओनली। लेक्चर को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। अब देख पा रहे होंगे कि जो लिक्विडिटी पुश है, ये आर्टिकल की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पे बताया गया है, पहला पॉइंट याद रखना, स्टिमुलस पैकेज हमारा 10% ऑफ जीडीपी, जिसके अंदर क्या किया जाएगा, क्रेडिट टू बैंक्स, बैंकों को वगैरह क्रेडिट्स वगैरह देना, और एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनको। देखिए, एनबीएफसी जो है आर्टिकल्स के अंदर इतनी बार यूज किया गया है, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एनबीएफसी। तो सबसे पहले मैं आपको एनबीएफसी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, क्या होता है एनबीएफसी, इसके क्या क्या प्रोविजन हैं, कि ये किस तरीके से बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी इसका फुल फॉर्म है, और ये किस तरीके से, देखिए ये पहले भी आ चुका है, द हिंदू के पेज नंबर 13 में था, तो हमने डिस्कस किया था, तो इसको वहीं से हमने इसको डिस्कस करते हैं। एनबीएफसी के अगर देखिए यहाँ पे, ये एक तरफ हो गया एनबीएफसी, और एक तरफ ये क्या रजिस्टर है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। ये क्या करता है, बिजनेस के लिए लोन देता है और एडवांस में ये सारी चीजें करता है। अब बैंक से कैसा अलग है, ये भी चीज हम इसके अंदर देखेंगे। एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज, ये सारी चीजें ये कर सकता है। मतलब उसको खरीदना, सेल करना, ये बॉन्ड्स को खरीद सकता है, सेल कर सकता है, डिबेंचर्स को, सिक्योरिटीज को, ये सारी चीजें एनबीएफसी के अंदर होती हैं, एनबी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर होती हैं। ये सारी चीजें कर सकता है। अब ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन अराइज होगा, सर ये एनबीएफसी एंड बैंक के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आपको यहाँ पे समझना है एनबीएफसी वर्सेस बैंक्स। देखिए, एनबीएफसी क्या है, चेक को इशू नहीं कर सकता है, सबसे पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है, चेक से इशू नहीं कर सकता है, एंड कांट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट को ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता है।
ये आपको समझना है। ये इसका जो डिपॉजिट होगा वो क्या होगा, टाइम डिपॉजिट होगा, ना कि डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट कितना होगा, मिनिमम 12 मंथ का और मैक्सिमम 60 मंथ्स के लिए। तो ये आपको समझना है। एनबीएफसी जो है इसका जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट जो होगा वो कौन डिसाइड करेगा, आरबीआई डिसाइड करेगा कि मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट कितना है। मैक्सिमम और मिनिमम इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड करेगा, आरबीआई। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो ये क्या करता है, यहाँ पे डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी देता है। जो भी आपका डिपॉजिट अमाउंट रहता है बैंकों के अंदर, उसके ऊपर आपको सिक्योरिटी मिलती है, उसके ऊपर आपको एक तरीके से इंश्योरेंस दिया जाता है। इंश्योरेंस दिया जाता है कितने तक का, अभी जो है पहले 1 लाख रुपीज तक का इंश्योरेंस था, लेकिन अब उसे बढ़ा के कितना कर दिया, 5 लाख रुपीज तक का इंश्योरेंस कर दिया गया है। जो कि एनबीएफसी के अंदर अगर आपका पैसा है तो वो उस पर आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। अगर एनबीएफसी के अंदर पैसा डूब गया तो वो फिर डूब गया, उसके ऊपर कोई भी इंश्योरेंस नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। ये मेजरली डिफरेंस है एनबीएफसी और बैंकों के बीच में। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। एमपीपीएससी, यूपीपीएससी और गुजरात, छत्तीसगढ़ पीएससी, हरियाणा पीएससी, पंजाब पीएससी, इस तरीके से जो पीएससी के एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एनबीएफसी वर्सेस बैंक के बारे में। आप बताइए, कभी आपको प्री के अंदर ये लिखने के लिए आ जाए, प्री के अंदर ये पूछ लिया जाए कि क्या है मेजर डिफरेंस है, 1-2 स्टेटमेंट दे दिए जाए, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि चेक इशू नहीं कर सकता है, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, जो इसका जो डिपॉजिट रहता है टाइम डिपॉजिट ही एक्सेप्ट करता है, मिनिमम 12 मंथ, मैक्सिमम 60 मंथ तक के लिए। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। डिपॉजिट इंश्योरेंस जो फैसिलिटी है वो एनबीएफसी को नहीं दी गई है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देख पा रहे होंगे लिक्विडिटी पुश के अंदर कुछ और यहाँ पे पार्ट्स में बात की जा रही है। देखिए एनबीएफसी को बताया जा रहा है कि एनबीएफसी तो पहले ही प्रॉब्लम्स में थी, स्ट्रेस में थी, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर स्ट्रेस था कोविड-19 के पहले ही। ऐसा नहीं था कि कोविड-19 के आने के बाद तो सब कुछ स्ट्रेस में आ चुका है, लेकिन कोविड-19 से पहले भी एनबीएफसी के अंदर क्राइसिस देखने को मिली थी। तो इस वजह से आप ये यहाँ पे निकाली जा रही है, एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि किस तरीके से यहाँ पे एनबीएफसी जो है, देखिए क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ने तो पैसा दे दिया, 10% ऑफ जीडीपी दे दिए। राइटर के अनुसार की बातें हैं, मैं राइटर्स ने जो लिखा है उसको मैं बता रहा हूं। इसके कुछ पॉइंट्स को आप मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने तो दे दिया एनबीएफसी को पैसा, बैंक्स को दे दिया, लेकिन क्या ये जो है उस लेवल पे, जिस लेवल पे देना चाहिए उस लेवल पे ये जो भी पीपल्स होंगे, जो भी लोग होंगे, उनको यहाँ पे पैसा मुहैया करवा पाएंगे, उन्हें लोन दे पाएंगे या नहीं? ये एक बड़ी चिंताजनक बात है, जो देखने वाली बात है कि क्योंकि पहले से इतना ज़्यादा स्ट्रेस में चल रहे हैं, अगर ये इस तरीके से करते हैं तो फिर इनको क्या प्रॉफिट होगा, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बैक बर्डन भी चल रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन है। तो वो सारी चीज़ें ये बात कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे बात की जा रही सेल्फ रियलाइंट की, कि यहाँ पे लैंड लेबर लॉ जो है वो सेल्फ रियलाइंट की ओर मूव कर रहे हैं। लिक्विडिटी जो होना चाहिए ऐसा होना चाहिए कि ईज ऑफ एसेस टू केस, तो उनको जैसे ही जो आपने प्रोवाइड किया है लिक्विडिटी, जो आप स्टिमुलस पैकेज दे रहे हैं, वो ऐसा होना चाहिए कि जब हमको जरूरत पड़े, जैसे आप गए एटीएम में तुरंत पैसा निकाल के ले आए, तो उसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। ऐसा नहीं कि आप ये समझ लीजिए कि सपोज आपका पैसा है कहीं पे फंसा हुआ है, तो वो लिक्विडिटी नहीं माना जाएगा, क्योंकि क्या हो गया, वो लिक्विडिटी के फॉर्म में नहीं है। अगर आपको उस टाइम पे कैश की जरूरत पड़ती है, अगर वो पैसा आपको नहीं मिल रहा है, तो वो क्या हो जाता है, वो आपका लिक्विडिटी नहीं होता। तो लिक्विडिटी की एक्चुअल डिफिनेशन क्या है यहाँ पे, ये कि अगर आपको कैश चाहिए तो तुरंत वो कैश में कन्वर्ट हो जाए, आपको पैसा मिल जाए, वही यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट इन्होंने रखा है जिसको आपको याद रखना है। देन इन्होंने बोला है कि डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाने की जरूरत है आपको। टेम्पररी आप इसको इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं कि टेम्पररी बेसिस में आप कम से कम इसको डिस्पोजेबल इनकम को इंक्रीज करिए। देखिए डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होता है जो पैसा, सपोज आपके पास 100 रुपए, तो आप लोगों ने क्या किया, 100 रुपए कुछ आपका एक आमदनी होती है, तो उसको आप सेव करके रखते हैं कहीं ना कहीं पे, किसी न किसी जगह। और एक होता है जहां जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसको आप खर्चा करते हैं, स्पेंड करते हैं जो मनी को, उसे हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। और उसी से हमारी इकोनॉमी एक तरीके से बूस्ट होती है, आगे बढ़ती है। तो उसको बढ़ाने के लिए बात की जा रही है कि उसको बढ़ाइए, आप टैक्स को कट करिए, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन को करिए, इस तरीके से वेरियस चीजों को आप करिए और वो सारी चीजें बढ़ाइए। तो अगर ये इंक्रीज होगा तभी जाके
हमारी डिमांड इंक्रीज होगी और तभी जाके सप्लाई जो आप कर रहे हैं उसका कुछ फायदा होगा, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। क्योंकि देखिए यहां पे ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ सप्लाई को बढ़ाने से, आपने सप्लाई को बढ़ा दिया उससे कुछ नहीं फर्क होने वाला, आपको उसी बेसिस में डिमांड को भी इंक्रीज करना होगा। फॉर इंक्रीजिंग द डिमांड यू हैव टू मेजर दीज स्टेप्स, तो आपको ये सारे स्टेप्स लेने होंगे। स्लगिश डिमांड की यहां पे बात की जा रही है कि डिमांड क्या हो चुकी है, यहां पे स्लगिश हो चुकी है। जो वर्ड है आपको देखिए यही आपकी वोकैब है। जो लोग पूछते हैं कि सर हम किस तरीके से वोकैब को इंक्रीज करें, तो यही आपकी वोकैब है। आपको जीएस की वोकैब बनानी है, आपको अपने यूपीएससी की वोकैब बनानी है, तो आपको इस तरीके के वर्ड्स को ही याद रखना है। स्लगिश डिमांड को आप इस तरीके से जब वर्ड मेंस आंसर राइटिंग में यूज करेंगे तो एक अलग ही इफेक्ट देखने को मिलेगा आंसर के अंदर, मच स्लोअर देन द नॉर्मल। जब भी एक अगर मैं कह लूं स्लगिश इकोनॉमी, स्लगिश डिमांड, स्लगिश सप्लाई, किसी भी चीज में इस वर्ड को मैं यूज कर सकता हूं। इसका मतलब ये होता है कोई भी चीज जो नॉर्मल रेट चल रहा था उस नॉर्मल रेट से बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी है, तो उसे हम कहते हैं स्लगिश। तो यहां पे डिमांड क्या हो चुकी है हमारी, स्लगिश हो चुकी, मतलब बहुत ज्यादा नीचे जा रही है डिमांड, बहुत ज्यादा स्लो हो रही है, उसे हम कहते हैं स्लगिश डिमांड। अब इकोनॉमी की बात करें तो क्या इकोनॉमी भी हमारी स्लगिश हो रही है? यस, आवर इकोनॉमी इज ऑल्सो द स्लगिश इकोनॉमी हो रही। तो इकोनॉमी भी क्या हो रही है, नीचे जा रही है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल फ्री स्पीच से रिलेटेड था, पेज नंबर 6 के अंदर ही था, द हिंदू की पेज नंबर 6 में। यहां पर डिफेमेशन की बात की जा रही है। डिफेमेशन क्या होता है आपको समझना है, किसी की आप एक तरीके से ओरल और रिटन कम्युनिकेशन में फॉल्स स्टेटमेंट की वजह से अनजस्टिफाई हार्म्स कर देते हैं, उसकी रेपुटेशन को बिगाड़ते हैं, तो आपके ऊपर डिफेमेशन का केस किया जा सकता है। एक तरीके से आप किसी को डिफेम कर रहे हैं, मतलब उसकी रेपुटेशन को सोशली आप उसकी रेपुटेशन को बिगाड़ रहे हैं, उसे गाली गलौज कर रहे हैं, कुछ भी इस तरीके से उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं जो कि एक्चुअल में ट्रू नहीं है, जो एक्चुअल में ट्रू नहीं। आपको समझना ये थोड़ा सा अलग है क्रिटिसिज्म से। देखिए क्रिटिसिज्म ऐसा होता है कि आप किसी भी चीज को बोल रहे हैं कि सर आप इस तरीके से गलत काम कर रहे हैं या ऐसा है, आपने उसको मना कर दिया, आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन क्रिटिसिज्म से अलग होता है डिफेमेशन। आपको समझना है दोनों के बीच का डिफरेंस, जो कि गवर्नमेंट ने भी बोला है कि क्रिटिसिज्म वर्सेस डिफेमेशन हमको समझने की जरूरत है। हमको केस बाय केस देखना होगा कहां पे डिफेमेशन हो रहा है, कहां पे ये क्रिटिसिज्म है। तो ऐसा नहीं कि आप गवर्नमेंट की आलोचना कर रहे हैं, गवर्नमेंट को इस तरीके से बोल रहे हैं कि अच्छा काम नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये कि आप गवर्नमेंट को डिफेम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिफेम तब होता है कब, जब आप एक पर्टिकुलर किसी पर्सन को पकड़ के, कभी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को पकड़ के एक आप इंटेंशनली उसको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो, उसको उसकी जो एक तरीके से रेपुटेशन है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो, आप उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए हो, तो उससे कहते हैं रेपुटेशन डिफेमेशन। आई थॉट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा डिफेमेशन क्या है। देखिए यहां पे बताया गया है कि अगर कोई डिफेमेशन करता है, इज एन रेपुटेशन जो है हमारी, वो एक इंटीग्रल इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिग्निटी। देखिए जो हमें राइट टू लाइफ मिली है, आर्टिकल 21 आप पढ़िए क्या है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, जीने का अधिकार, लेकिन डिग्निटी से जीने का अधिकार भी मिला हुआ है। तो ये रेपुटेशन अगर आपकी कोई बिगाड़ रहा है तो किस आर्टिकल के अंदर आ जाती है, आर्टिकल 21 के अंदर। इस तरीके से प्रीवियस ईयरली में क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए हैं कि कौन सा किसके अंदर आता है। तो मे बी पॉसिबल कि आपसे पूछ लिया जाए कि रेपुटेशन किस चीज के अंदर आता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और या फिर डिग्निटी जो है पूछा जाए, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल किसके अंदर आती है, आर्टिकल 21 के अंदर आती है। तो अगर आप डिफेम कर रहे हैं तो एक तरीके से उसका आर्टिकल 21 का वायलेट कर रहे हैं, उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेट कर रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पे समझना होगा। देखिए जनरली अगर मैं बात करूँ, आजकल सोशल मीडिया में भी ये चीज़ बहुत चली हुई, मैं किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर एक दूसरे को लोग क्या कर रहे हैं, इतनी बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करे जा रहे हैं। क्रिटिसाइज आप ना करिए, डिफेम ही कह सकते हैं, डिफेम किए जा रहे हैं, और यूथ भी उसी में लगा हुआ जो कि बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है। तो हमें अपने प्रोडक्टिव वर्क में देखना है कि कहाँ से प्रोडक्शन निकल रहा है, कहाँ से आप प्रोडक्टिव वर्क कर पा रहे हैं, ना कि इस तरीके से कोई भी चीजों में आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए, ये क्या है, राइट टू स्पीच
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है इस आर्टिकल के अंदर, लेकिन इसी आर्टिकल के अंदर बताया गया है आर्टिकल 19 के अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। इसका मतलब ये होता है कि आपको बोलने का अधिकार है, आपको लिखने का अधिकार है, ये आपका फ्रीडम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो ये आपको इंश्योर करना है कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है, ये गलत है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो भी चीजें कर रहे हैं, बोलने का अधिकार, ये सारी चीजें आपको राइट्स दिए गए हैं तो आप कंट्री के खिलाफ बोल रहे हैं या कुछ भी इस तरीके से बोल रहे हैं, किसी की डिफेम कर रहे हैं, तो ये डिफेम वगैरह सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। क्लियर हो गया पॉइंट? आप कंट्री की इंटीग्रिटी को बना के रखिए और फ्रेंडली रिलेशन बना के रखिए हमारे इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं उनके साथ, उनके रिस्पेक्ट में आप कुछ नहीं बोल सकते, डिफेम आप किसी पर्सन को नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पे निकल के आई है। क्लियर हो गया? अब ये हम देखते हैं आईपीसी के सेक्शन 499, सेक्शन 499 एंड सेक्शन 500 के तहत। आपको याद रखना है ये सेक्शन भी कभी कभी यूपीएससी में पूछ लिया जा सकता है। तो आईपीसी का सेक्शन 499 और सेक्शन 500 दोनों याद कर लीजिए। अपॉर्चुनिटी टू विक्टिम्स, जो भी विक्टिम है उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो फाइल कर सकता है क्रिमिनल केस फॉर डिफेमेशन अगेंस्ट एक्यूज। जो भी एक्यूज है उसके अगेंस्ट पे डिफेमेशन यहाँ पे केस, एक क्रिमिनल केस फाइल कर सकता है जहां पे उसको एक बड़ी सजा देखने को मिल सकती है। अब देखिए यहाँ पे बताया, जैसे मैंने पहले बताया कि हर क्रिटिसिज्म यहाँ पे डिफेमेशन नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि सारे जो क्रिटिसिज्म है, मतलब कुछ जो डिफेमेशन है वो क्रिटिसिज्म नहीं होते हैं। कुछ क्रिटिसिज्म आप, कुछ लोग इस तरीके से क्रिटिसिज्म करते हैं कि पर्टिकुलर किसी भी पर्सन को टारगेट करके करते हैं। वो सोचते हैं कि यार ये पर्टिकुलर को डिफेम कर दिया जाए, इसको बिल्कुल हटा दिया जाए। तो इस तरीके से जब किया जाता है तो उसे हम डिफेमेशन कहते हैं। तो हमने सारे पॉइंट्स इसके देख लिए। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिलेटेड टू वेल बैलेंस स्टिमुलस पैकेज। अभी हमने स्टिमुलस पैकेज का एक आईना देखा जहां पे हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से स्टिमुलस पैकेज काम नहीं कर रहा है और किस तरीके से क्राइसिस वगैरह आ रही हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जा रही है। और लैंड लेबर लॉ, ये सारी चीज़ें उसके अंदर थी। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बताया है एक बैलेंस्ड अप्रोच कि किस तरीके से जो स्टिमुलस पैकेज है वो एक बैलेंस स्टिमुलस पैकेज है। तो उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोनों आर्टिकल को अगर आप साथ में सुनेंगे, साथ में इसका नोट्स बनाएंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। पहला चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि जो हमारा स्टिमुलस पैकेज है तो इसका टारगेट क्या है, ये टारगेट ऑडियंस क्या है, यहाँ पे किस चीज़ को टारगेट किया जा रहा है। तो मिनिमाइज कोविड-19 क्राइसिस, यहाँ पे बात की जा रही है कि कोविड-19 की वजह से जो क्राइसिस निकल के आ रही है एमएसएमई के अंदर, जो इंडस्ट्रीज के अंदर निकल के आ रही है, जो लेबर्स को निकल के आ रही है, जो जनरल पीपल्स, एक नॉर्मल पीपल्स को क्राइसिस निकल के आ रही है, उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको कम करने के लिए। देखिए पूरी तरीके से तो कोई ख़त्म नहीं कर सकता है कि जब तक कोविड-19 ख़त्म नहीं हो जाता है, लेकिन फिर भी हम उसे मिनिमाइज कर सकते हैं। इसलिए ये पहला स्टिमुलस पैकेज है। पहला उन्होंने बता दिया ऑब्जेक्टिव। सेकंड नंबर पे क्या है, कन्वर्ट दिस क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी। उन्होंने बोला कि इस क्राइसिस को हम क्या ले, एक अपॉर्चुनिटी लें कि इस टाइम पे आप अपना एक सेल्फ रियलाइज बने। आप जैसे पहले दूसरों पे डिपेंडेंट हुआ करते थे, तो अब दूसरों पे डिपेंड ना होकर आप खुद का काम कर सकते हैं। जैसे अगर आप कभी कल को कभी किसी के यहाँ काम कर रहे थे या कुछ इस तरीके से वर्क कर रहे थे, तो आप एक स्मॉल लेवल पे अपना बिजनेस खोल सकते हैं, कुछ भी इस तरीके से काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो है लोन्स वगैरह जो फैसिलिटी है वो थोड़ा सा इजी कर दी गई है। लोन्स अवेलेबल हो चुके हैं मार्केट्स के अंदर, तो इसलिए बैंकों के अंदर, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको याद रखना कि इस क्राइसिस को हम कैसे देख रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी के बेसिस में देख रहे हैं कि हम अपने ब्रांड को बढ़ाएंगे। मतलब जैसे कि पीएम ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने स्पीच के अंदर भी कहा था वोकल टू लोकल टू वोकल। तो मतलब एक तरीके से लोकल टू वोकल, आपको ये वर्ड को भी समझना है। इस तरीके से आप इन वर्ड्स को, वोकैब को अपने आंसर राइटिंग में मेंशन करते रहिएगा कि आपको जो लोकल वाली चीज़ है उसको ज़्यादा बढ़ाना है, उसके बारे में बात करनी है, उसको बढ़ाना है। अब ये एक हम बात करेंगे कुछ एक नया वर्ड फिर इसी तरीके से लेकर कि जो हमारे लोकल चीज़ें हैं उनको हमें कहाँ तक लेके जाना है, ग्लोबलाइजेशन में लेके जाना है, मतलब ग्लोबल में उसको ग्लोबल ब्रांड बनाना है। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें भी बात की जा रही है कि एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है।
इम्पैक्टेड देख लेते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे डिमांड इम्पैक्ट हुआ है जबकि सप्लाई चेन भी इम्पैक्ट हुआ है, तो सप्लाई और डिमांड दोनों इम्पैक्ट हुआ है। तो उसके लिए देखिए डिमांड की मैं बात करता हूँ, जब भी अगर मैं डिमांड की बात करता हूँ तो यहाँ पे डिमांड की बहुत टाइप्स की डिमांड होती है। तो एक इफेक्टिव जो डिमांड होती है उसके अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं, तीनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है। पहला हो गया कंजप्शन, जो चीजें आप कंज्यूम कर रहे हैं, पर्टिकुलर अगर आपने फ्रिज ले ली या फिर टीवी ले ली, तो आप ये क्या कर रहे हैं, अब ये चीजों को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये कंजप्शन के अंदर आ जाती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, कंजप्शन डिमांड। सेकंड नंबर पे इन्वेस्टमेंट होगी। अगर आप कोई भी चीज ले रहे हैं, सपोज इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं कि सामने आप चीजें को करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और उसको फिर आगे लेके जाएंगे, अब तो वो सारी चीजें कहां पे आ जाती हैं, इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाती हैं। और थर्ड होता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूं कि सपोज कोई भी चीज बनाने के लिए हमें बहुत सारी छोटी छोटी इंटरमीडिएट चीजें लगती हैं, तो इसलिए उसकी भी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ये यहाँ पे तीनों चीज बताई गई है, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड इंटरमीडिएट गुड्स। आपको ये तीनों अच्छे से याद रखना। जब ये तीनों यहाँ पे इफेक्टिवली बढ़ेंगी तभी जाके हमारा एग्रीगेट जो इफेक्टिव डिमांड होगा वो इंक्रीज होगा। अब देखिए इसको जनरेट करने के लिए हमने क्या किया, क्रेडिट लाइन को मुहैया किया। मतलब एमएसएमई सेक्टर में पैसा दिया, एमएसएमई की करे, वेंडर्स को जो घूम घूम के काम करते हैं उनके लिए पैसा वो सारी किया। और जन धन अकाउंट के अंदर जो फीमेल्स है, 20 करोड़ फीमेल्स को यहाँ पे जन धन अकाउंट के अंदर यहाँ पे डायरेक्टली डीबीटी, डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर आप कह सकते हैं, डायरेक्ट पैसा उनके अकाउंट में जमा करवाया जा रहा है। तो किस वजह से ये जनरेट करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स उठाए हैं, क्या उठाने चाहिए, सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। देखिए सप्लाई के अंदर बताया जा रहा है कि जो फूड सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कि आज के टाइम पे एक नेसेसिटी जो चीजें होती हैं कि आप सारी चीजों की सप्लाई अगर रुक जाए तो एक ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। कल को अगर मैं बोलता हूँ आपके पास कपड़ों की सप्लाई नहीं हो रही है, तो आपके पास जो कपड़े हैं आप वो उन्हीं में रह सकते हैं, काफी टाइम तक बिता सकते हैं। जो भी नॉर्मल जो चीजें आप जो कंज्यूम करते हैं अगर आपको ना मिले फिर भी आप रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको फूड ना मिले तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो फूड की सिक्योरिटी इसको बनाने के लिए हमें इसके ऊपर कोई इफेक्ट ना, इसलिए सप्लाई को हमने बना के रखा और हमने डीरेगुलेट किए बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह, जहां पे हम रेगुलेट करके रखे थे ना, आप स्टॉक लिमिट नहीं कर सकते हैं, इससे ज्यादा यहाँ पे नहीं कर सकते। तो 6 आइटम्स ऐसे हैं, हमने पहले डिस्कस भी किए हुए हैं काफी लेक्चर्स के अंदर, कि उनको रेगुलेट किया गया है, कि उसको डीरेगुलेट किया गया। उसके ऊपर पहले रेगुलेशन थी कि आप स्टॉक लिमिट से ज़्यादा नहीं रख सकते, जबकि अब उसके प्रोटेक्शन और रेगुलेशन में कोई लिमिट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर की गई हैं। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड जो मैंने बोला था आपसे मैं डिस्कस करूंगा वो है ग्लोकल। अब इस तरीके से नए वर्ड्स आ रहे हैं, इसको अलग से एक अपनी कॉपी बना सकते हैं और लिख सकते हैं इस तरीके से, नए नए जैसे ग्लोकल हो गया, और जो भी हम नए नए वर्ड्स यूज कर रहे हैं उन सब की एक लिस्ट बना सकते हैं। ग्लोकल का वर्ड का मतलब होता है यहाँ पे लोकलाइजेशन प्लस ग्लोबलाइजेशन, दोनों वर्ड्स को आपको समझना है। ग्लोबलाइजेशन प्लस लोकलाइजेशन मतलब हमारे जो लोकल ब्रांड्स है आज ही टाइम है, क्योंकि बाहर से सप्लाई तो बंद है, बाहर से चीज़ें अंदर नहीं आ रही हैं, बहुत कम आ रही हैं। तो जब ये एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, इंपोर्ट मतलब एक तरीके से इंपोर्ट नहीं हो रहा था, तो हमें आज ज़रूरत है कि हम जो अपने लोकल ब्रांड्स हैं उनको ग्लोबल ब्रांड्स बना दें, उनको उस लेवल पे लेके जाएं, उनके वैल्यू चेन यहाँ पे इतना तेज़ी से बढ़ा दें कि वो ग्लोबल मार्केट में सस्टेन कर सके। तो एक ही अपॉर्चुनिटी के बेसिस में हम यहाँ पे देख रहे हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज मूविंग बियॉन्ड जियोपॉलिटिक्स। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा ये आर्टिकल है, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस आर्टिकल से। कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की गई है। देखिए काफ़ी ऐसा आर्टिकल है, आप ये मान के चलिए कि इस तरीके से जो आर्टिकल्स आते हैं तो इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ना आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं बल्कि एक सोचने का नज़रिया भी आपका तैयार करते हैं। कि जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गई, अब हमारे यहाँ जो हो रहा है वर्ल्ड के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा किस तरीके से टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई और जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गई, इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रही है और इसका बहुत बड़ा एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की,
तो जियो पॉलिटिक्स के अंदर एक बहुत बड़ा रोल ये प्ले करेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी प्लस डेटा जो होगा ये दोनों मिलके क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे किस चीज को, जियो पॉलिटिक्स को। मतलब पॉलिटिक्स को यहां पे कंट्रोल करेंगे टेक्नोलॉजी प्लस डेटा को मिला के, यही चीजें कंट्रोल करेंगी। जो जहां पे देखिए ये हमने डिस्कस किया था आगे, आईआर वाले सेशन में भी डिस्कस किया था, जो हमारा आईआर वाला सेशन होता है शाम को, वहां पे भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी और डेटा जो माइनिंग वगैरह हो जाती है और डेटा का लोकलाइजेशन हो जाता है, ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं आज के डेट में, कि यही चीज़ आपकी डिसाइड करेगी कि कौन सी गवर्नमेंट आने वाली है, कहाँ पे क्या हिस्सा किसको जाने वाला है, कहाँ पे क्या होने वाला है, सारे एक्शंस यही लोग डिसाइड करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप याद रख सकते हैं। टेक्नोलॉजी डेटा की मैं बात करता हूं तो टेक जाइंट्स इन्हें कहा गया है। इन्हें क्या कहा गया है, टेक जाइंट्स। एक तरीके से ये टेक जाइंट्स हैं। गूगल हो गया, एफबी, फेसबुक हो गया। देखिए बहुत बड़ा फेसबुक का रोल यहाँ पे दिखाया गया है, गूगल का एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे दिखाया गया है, अमेजोन का रोल दिखाया गया है। ये जो तीन है यहाँ पे, इस तरीके से और भी हैं, लेकिन ये मेनली तीन टॉप की हैं जो क्या करते हैं, कमांडिंग पोजीशन पे है यहाँ पे, यही सारी चीज कमांड करेंगी। पहले एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब गवर्नमेंट से इनको मदद लेनी होती थी, ये जाते थे गवर्नमेंट से मदद लेते थे कि सर हमको इस तरीके से कर दीजिए, ये चीज कर दीजिए, और गवर्नमेंट मदद करती थी। लेकिन अब वो टाइम भी दूर नहीं है जब गवर्नमेंट को इनके पास आना पड़ेगा डेटा के लिए कि सर अब आप हमें डेटा दे दीजिए, हम यहाँ पे सर्वे करवाना है, या कोई भी हमें जो हमारे एक तरीके से कह सकते हैं जो भी योजना लेके आ रहे हैं, जो भी स्कीम्स लेके आ रहे हैं, उसे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए एक पॉजिटिव वे में, एक नेगेटिव वे में, हर एक वे में जरूरत इनकी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जो हो जाएंगी कमांडिंग पोजीशन में रहेंगी, यही करेंगे एसेस टू डेटा ऑन द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। ये एसेस कर सकती है मेजोरिटी ऑफ द डेटा की पॉपुलेशन, कितना पॉपुलेशन कहाँ क्या क्या सोच रही है, क्या कर रही है, जो कि मैक करेगी, जाइंट को स्ट्रॉन्गर बनाएगी। देखिए आप लोग जो कुछ भी करते हैं फेसबुक में, आप जो चीज आपका जो इंटरेस्ट है, सपोज आपने कोई एक एग्जांपल में देता हूं कि अमेज़न के अंदर आपने कोई प्रोडक्ट देखा और वो प्रोडक्ट आपने उसको सर्च किया, आपने देखा, और फिर आप देखेंगे कि उसका एडवर्टाइजमेंट कहाँ कहाँ आएगा। अगर आप फेसबुक चला रहे हैं तो उसके अंदर आएगा, अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो उसके अंदर आएगा, या कोई ऐप चला है जिसके अंदर बीच में ऐड आता है तो उसके अंदर आने लग जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, एक तरीके से आपको पूरी तरीके से घेर लिया गया है। जब तक आप वो प्रोडक्ट खरीद नहीं लेते, वो तब तक वो क्या करेगा, वो आपके पास आता रहेगा उसका ऐड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किस तरीके से आपकी वो डेटा को ले रहे हैं, और डेटा को निकालने के बाद वो इसको यूज किस तरीके से कर रहे हैं। देखिए सिंपल चीज है, अगर आपने कोई चीज देखी, आपको पसंद आई, लेकिन आपके बजट के बाहर है, आप सोच रहे हैं आप उसको नहीं खरीदेंगे, लेकिन बार बार जब चीज वो आपके सामने आ रही है, आपके ही आंखों के सामने आ रही है, तो फिर क्या होगा, एक तरीके से कभी एक टाइम में ऐसा आएगा, आप मजबूर हो जाएंगे, आपको लगेगा चलिए खरीद ही लेते हैं, बजट से बाहर जा रहे हो तो क्या हुआ, चलिए खरीद लेते हैं, आगे हम देख लेंगे। तो वो कि एक तरीके से डेटा का यूज है किस तरीके से, और आपको इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है अमेज़न के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, गूगल के थ्रू। ये सारी चीजें यहां पे पता लगा ली जाएगी कि आपको क्या चीजें पसंद है, क्या नहीं पसंद है। एक उनके पास एक लिस्ट तैयार रहती है जहां पे वो बता सकते हैं कि जो पर्टिकुलर पर्सन है, इस पर्सन की क्या पर्सनालिटी, वो क्या चीजें सर्च करता है गूगल के अंदर, क्या चीजें वो देखना पसंद करता है, कौन सी मूवी उसे पसंद है, वो सारी चीजें वहां पे रहेंगी। आपको लगता है कि ये चीज आपको पसंद है, ये रिकमेंड कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ये चीज है वो आपकी चीजों को इजी नहीं बना रहा है, जबकि आपको वो वहां पे आदत लगवा रहा है उस चीज की, कि आप उसके क्या हो जाइए, आदी हो जाइए, आप उसके मतलब एक तरीके से आप उसके आदी हो जाइए और उसको यूज करने पर मजबूर हो जाइए। आपको इस तरीके से अगर आपने एक बार देख लिया मतलब एक तरीके से यूट्यूब के अंदर कोई सीरीज वगैरह देख ली या कहीं पे देख लिया, तो उसका ऐड आपको हर एक जगह मिलेगा, फिर आप मजबूर हो जाएंगे उसको बार बार ऐड देख के कि आप यहाँ पे जाइए नेटफ्लिक्स का पैकेज लीजिए। तो ये आपसे क्या कर रहे हैं, ये नेसेसरी नहीं था, लेकिन फिर भी आप वहां पे करने में मजबूर हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या बताता है, ये सारी चीजें डेटा का असर दिखाता है, डेटा को किस तरीके से यूज किया जा सकता है। देखिए मैंने बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट को समझाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से ये लोग डेटा का यूज करते हैं, और मे बी पॉसिबल, ये तो एक छोटा सा सिंपल सा मैंने आपको पॉइंट्स बताया है, पॉसिबल हो सकता है कि आगे एक बहुत बड़े लेवल पे डेटा का यूज कर सकते हैं। एक अगर कमिटी लेवल की मैं बात करता हूं, जैसे कि एक एग्जांपल और भी आप मेंस आंसर राइटिंग में अपने लिख सकते हैं
इसका देखिए ऐसा नहीं है, वेलफेयर के लिए भी यूज किया जा सकता है यहाँ पे। अब लेकिन एक बहुत बड़ा पॉइंट जो निकल के आता है, जैसे चाइना, चाइना क्या करता है, चाइना को कैसे पता, चाइना ने स्टडी करके रखा है, चाइना को कैसे पता कि इंडिया के अंदर लोगों को क्या पसंद है। वो क्या करता है, वो इस तरीके से चीजें बनाता है। जैसे दिवाली में देखिए किस तरीके से जो क्रैकर्स आते हैं, वो क्रैकर्स वहां पे डिजाइन किए जाते हैं उनके द्वारा जो भगवान की, उनको मालूम है कि यहाँ के लोग जो है थोड़ा सा रिलीजियस है, तो वो क्या करता है, वो रिलीजियस फोटोज वगैरह काफी ज्यादा लगा देता है, इस तरीके से चीजें बना देता है। जो लाइट्स वगैरह को काफी ज्यादा मानते हैं, उस तरीके से है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहते हैं, तो उस तरीके से दिए जलाते। तो आपने देखे होंगे अब दिए वाली लाइट आने लग गई है। इस तरीके से वो क्या कर रहा है, एक तरीके से वो मार्केट को किस तरीके से स्टडी कर रहा है और तैयार कर रहा है। ये सिर्फ पॉसिबल हो पाता है डेटा की वजह से। तो ये कमिटी लेवल पे, आपके पर्सनल लेवल पे किस तरीके से डेटा का यूज किया जाता है मैंने आपको समझा दिया। कमिटी लेवल पे किस तरीके से डेटा का यूज किया जाता है, कंट्री लेवल पे किस तरीके से किया जाता है, ये सारी चीजें आपको मैंने समझा दी, बता दी। आई थॉट कि आपको ये सारी चीजें पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आगे आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। करंट पेंडेमिक की बात करता हूं हमें, देखिए चीजों की डेफिनेशन क्या होता है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती है। जैसे कि पहले लोगों को अपनी लोकेशन बताने में एक प्राइवेसी लगता था कि हम अपनी लोकेशन क्यों शेयर करें, क्यों बताएं, ये सारी चीजें। लेकिन इस टाइम में अगर बात करता हूं तो यहाँ पे चेंज कर दी गई है प्राइवेसी एज अ करंट सिचुएशन। तो आजकल लोग आरोग्य सेतु काफी ज्यादा डाउनलोड कर रहे हैं, जिसके अंदर आपकी पोजीशन यहाँ पे उनको मालूम चलती है, ब्लूटूथ आपको ऑन रखना पड़ता है। तो आप लोगों को कोई भी कंसर्न नहीं है, इससे कोई भी जो प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही आपकी लाइफ थ्रेटनिंग के लिए पॉसिबल ये आ चुका है, जिससे आपकी यहाँ पे लाइफ थ्रेट हो सकती है। इसलिए लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लोग बहुत अच्छी तरीके से यूज कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये चीज बताता है कि पेंडेमिक के सिचुएशन ने एक चीज बताया कि जो प्राइवेसी वाली कंसर्न होता है, जो भी इस तरीके से कोई भी डेफिनेशन होती है, वो टाइम टू टाइम चेंज होती है। और डेटा का यूज हम वेलफेयर ऑफ द पीपल्स के लिए यूज कर सकते हैं कि किस तरीके से आप वेलफेयर ऑफ द पीपल कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है कि ग्लो जो अक्रॉस द वर्ल्ड हो रहा है, जैसे डेटा का लोकलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेटा हमारी कंट्री से बाहर ना जाए, हमारी कंट्री का डेटा हमारी कंट्री के अंदर ही रहे। क्योंकि अगर उनको हमारे नेगेटिव पॉइंट्स पता चले गए या हमारे वीक एरियाज पता चल गए कि यार इंडियंस जो है इस टॉपिक में काफी ज्यादा लड़ाई कर रहे हैं, या इस टॉपिक्स के इनको ये चीजें बहुत पसंद है, तो वो क्या करेंगे, उस तरीके से प्रोडक्ट बना लेंगे और इस तरीके से हमको यहाँ पे बहुत ही महंगे दामों में या इस तरीके से बेच देंगे, और हमें उसकी जरूरत है तो हम उसको खरीद लेंगे और हम उसके आदी बन जाएंगे। इसलिए हमें जरूरत है कि डेटा का लोकलाइजेशन करें, और बहुत सारी चीजें इस तरीके से निकल के आती हैं। डेटा को प्रोटेक्ट करके रखा जाए, लॉस रिलेटेड टू द वीकनिंग ऑफ द इंक्रिप्शन की, ये सारे बनाए जा रहे हैं वर्ड के अंदर। तो ये देखिए डेटा एक जो मैं बात कर रहा था बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये आपको यहाँ पे समझना होगा कि डेटा का क्या इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्यों है, डेटा का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया डिटेल के अंदर। आप इसके नोट जरूर बनाइएगा, जरूर से जरूर पीडीएफ को जरूर से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, मैं वहाँ पे शेयर कर दिया करता हूँ। और जरूर से आपको जो करंट अफेयर्स के सेशन आ रहे हैं यहाँ पे एमसीक्यू के थ्रू, यहाँ पे करंट अफेयर जो मैं डिस्कस करता हूं तो उसको भी आपको पढ़ना है, और बस प्रोडक्टिव बने रहना है। ऐसा नहीं कि आप फालतू का समय अपना बर्बाद कर रहे हैं यहाँ वहाँ की चीज़ों में। अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब के अंदर भी, तो आप कोशिश करिए प्रोडक्टिव चीज़ों को देखिए। तो वो जो सजेशन होगा, देखिए आप टेक्नोलॉजी को भी इस तरीके से यूज करिए, इस तरीके से आपको भी टेक्नोलॉजी, अगर देखिए टेक्नोलॉजी को देखिए ह्यूमन माइंड से ज़्यादा तेज तो कोई कुछ भी नहीं हो सकता, टेक्नोलॉजी भी नहीं हो सकती। तो आपको टेक्नोलॉजी का यूज इस तरीके से करना है, आप उन चीज़ों को सर्च करिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी, स्टेट पीसीएस कोई भी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उसी से रिलेटेड चीज़ों को सर्च करना है। तो जो सजेशन आएगा आपके लिए, फिर वो क्या आएगा, उसी से रिलेटेड सजेशन आएगा। तो मे भी पॉसिबल कल को ऐसा कोई सजेशन, कोई भी चीज़ आ जाती है, कोई भी ऐसी वीडियो आती है या कोई भी ऐसा पीडीएफ आपको मटेरियल मिल जाता है जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प कर सकता है। तो इस तरीके से जो हम पढ़ रहे हैं उसको आपको इंप्लीमेंट भी करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पढ़ रहे हैं। तो इसका हम किस तरीके से पॉजिटिव इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं ये हम सीखेंगे यहाँ पे, और टेक्नोलॉजी को किस तरीके से हमको यूज करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। आपको लेक्चर को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और कमेंट करना है नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में कैसा रहा आज का लेक्चर। और बस लोगों में शेयर करते रहिए, फैलाते रहिए, लोगों को एजुकेट करते रहिए। मैं जो हमारा मेन मोटिव है लोगों तक एजुकेशन पहुंचाना, रियल एजुकेशन पहुंचाना। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो, आपको एक
इंसान बनने की एक जो कहते हैं ना कि एक समझदार इंसान बनना है, तो वो उसके लिए भी आपको पढ़ना होगा, उसके लिए भी आपको चीज़ों को समझना होगा कि आपके आसपास क्या चल रहा है, क्योंकि आज का टाइम इतना तेजी से बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। लेक्चर को शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए, घर पे बने रहिए।